नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 अक्टूबर 2024 और 12 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनके अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे जापान के संगठन नियोन निहोन हिदांको को शांति का नोबेल पुरस्कार। कैमूर को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई। और 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में क्लास आपको दी जा रही है। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला। इनका संबंध है साउथ कोरिया से। द टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की। इसके अंदर कौन सा भारतीय संस्थान सबसे टॉप पर रहा? आईआईएस बेंगलुरु। जम्मू कश्मीर में दूसरी बार सीएम कौन बनने जा रहे हैं? उमर अब्दुल्ला। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी? तो गुजरात के लोथल के अंदर। मोदी जी ने किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? मुंबई में। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। इनको 2000 के अंदर पद्म भूषण मिला और 2008 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला। किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये कर दी है राफेल नडाल ने। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के अनुभव को क्रांतिकारी बनाने के लिए हम सफर नीति का अनावरण किसने किया? राजनाथ सिंह ने। और चर्चा में रही पुस्तक वॉर का संबंध किससे है? तो बॉब वुडवर्ड से। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और बढ़िया तरीके से आपको क्लास दी जा रही है। और आज 12 अक्टूबर को बनाते हैं दशहरा। तो बहुत से विद्यार्थियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अंतिम दिन है आपके लिए ऑफर का। तो प्रताप क्लासेस में आज रात्रि 12 बजे तक आपके लिए 9 दिनों का ये ऑफर चला और आज अंतिम दिन है। और शुभ दशहरे के इस अवसर पर आपको इस अंतिम दिन का ऑफर का आपको फायदा दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है। तो इसका फायदा आप उठा लेना। 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो आज अंतिम दिन है, उसके बाद में आपको दीपावली पर ही ऑफर मिलेगा। तो अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो। पशु परिचर की है। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट है और वार्षिक करंट है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है और इंडियन पॉलिटी की चल रही है। तो ये सारी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत बहुत विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। जापान के संगठन निहोन हिंदाइको को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? बड़ा गजब का आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है। और अब एक और क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बच गया, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का एक नोबेल पुरस्कार और बचा है। बाकी 5 क्षेत्रों के अंदर पुरस्कार मिल गया। चिकित्सा के अंदर मिल गया, भौतिक के अंदर मिल गया, रसायन के अंदर मिल गया और साहित्य का नोबेल मिल गया और ये शांति का नोबेल भी मिल गया। अब अर्थशास्त्र का बचा है, वो कल तक इसकी घोषणा हो जाएगी। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जापान का एक संगठन है, ये देखो इसके अंदर ये इतने सदस्य हैं। तो ये संगठन का नाम है निहोन हिंदाइक्यो। इसको मिला है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार। और इस संगठन की स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। कब हुई थी? 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये इतने व्यक्तियों का संगठन है, ये सदस्यों का। देखो, जापान के संगठन निहोन हिंदाइको को इस साल शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए यह सम्मान इनको दिया जाएगा। इस संगठन के अंदर वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बचे थे और उन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। ये देखो, परमाणु हमले के अंदर ये जीवित बचे थे। 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे ना, परमाणु बम, उसके अंदर ये लोग जीवित बच गए थे। तो इन्होंने अपना संगठन बनाया, तो इसलिए इनको अब की बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। निहोन हिंदाइको संगठन की स्थापना 1956 में
परमाणु और हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और एक पॉइंट याद रखना कि 2023 में के अंदर ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। 2023 का आपसे पूछे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ईरान की महिला थी नरगिस मोहम्मदी, इनको 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार है मिला था। और अब की मार जापानी संगठन है नियोन हिंदाई को, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा? इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है जिसका नाम है लुपेक्स, और ये लॉन्च करेगा किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से लॉन्च करने जा रहा है। कौन है? इसरो। तो इसरो जो है अपने भारतीय संगठन है, इसरो के द्वारा जापान के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय, चंद्रमा की ध्रुवीय पर खोज करने के लिए एक मिशन जाएगा लुपेक्स, और ये जापान के सहयोग से इसको लॉन्च किया जाएगा। पूरी डिटेल देखो। भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने चंद्रमा ध्रुव अन्वेषण मिशन लुपेक्स को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है, जो देश का 5वां चंद्रमा मिशन होगा। जो देश का 5वां चंद्र मिशन होगा। अपना जो चंद्रयान 3 गया था वो चौथा था देश का, और 5वां कौन सा होगा? लुपेक्स। यह मिशन अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद आ रहा है, जिसने भारत को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया था। चौथा देश भारत बना था। लुपेक्स का मुख्य लक्ष्य है कि चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति और वितरण की जांच करना, चाहे वह सतह पर हो या चंद्रमा की मिट्टी के नीचे। तो ध्यान रखना, या चंद्रमा पर यह पानी की उपस्थिति और वितरण की जांच करेगा भी चंद्रमा पर पानी है या नहीं है। इस मिशन में जापान तो रोवर भेजेगा, रोवर और रॉकेट का निर्माण करेगा, जबकि इसरो लैंडर विकसित करेगा। याद रखना, इसरो के द्वारा लैंडर विकसित किया जाएगा और जापान रोवर और रॉकेट का निर्माण करेगा। लुपेक्स को चंद्रमा की सतह पर 100 दिनों तक संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर ये 100 दिनों की यात्रा करेगा। इतना समय लगेगा इसको, तो ये इसरो है जापान के सहयोग से इसको लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओ द्वारा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं अब की बार है उत्तराखंड के अंदर। कहां पर होंगे? आगे जनवरी के अंदर इन खेलों का आयोजन होगा 2025 में। 38वें ग्रीष्मकालीन खेल, ध्यान रखना कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा के अंदर। 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में, और अब 38वें कहां पर होंगे? उत्तराखंड के अंदर इनका मेजबान चुना गया है। तो ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान के रूप में चुना। ये 28 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होंगे। 28 जनवरी को शुरू होंगे और 14 फरवरी तक चलेंगे। इसके बाद आगामी शीतकालीन खेल होंगे, जो पहली बार जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद में आगामी शीतकालीन खेल होंगे, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं ना, उसके बाद में ये भी जो राष्ट्रीय खेल है शीतकालीन भी होते हैं और ग्रीष्मकालीन भी ओलंपिक होते हैं। तो 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे पिछली बार, 25 सितंबर से लेकर 9 नवंबर तक। और ये शीतकालीन खेल होंगे, पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित करवाए जाएंगे। अटल पेंशन योजना APY के बारे में सत्य कथन बताइए। अटल पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई। कुल नामांकन 7 करोड़ को पार कर चुके हैं, यानी कि अटल पेंशन योजना के अंदर कुल टोटल नामांकन कितने हो गए? 7 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर गए। 2024-25 में 56 लाख से अधिक नए नामांकन हो चुके हैं। 2024-25 में 56 लाख से अधिक नए नामांकन हो गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। याद रखना, तो लॉन्च तिथि 9 मई 2015। उद्देश्य क्या है इस योजना का, अटल पेंशन योजना का? कि गरीबों, असहायों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना, यानी कि जो गरीब वगैरह है, असंगठित है, जो श्रमिक वगैरह, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना, उनके लिए है योजना। कुल नामांकन 7 करोड़ को पार कर गए और 2024-25 के अंदर 56 लाख से अधिक यहाँ पर नए नामांकन हो चुके हैं। पेंशन राशि कितनी होगी?
1000 से लेकर 5000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन सदस्य के योगदान के आधार पर यह पेंशन राशि दी जाती है। 1000 से लेकर 5000 प्रति माह। और योग्यता 18 से 40 वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली रहेगी। ये योजना 18 से 40 वर्ष के लिए। वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहां पर हुआ है? वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहां पर हुआ है? तो पहला चरण हुआ है सिक्किम के अंदर। कहां पर है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कहां पर है? गंगटोक के अंदर सिक्किम की राजधानी है, वहां पर है सेना कमांडरों का पहला चरण आयोजित हुआ है। अब दूसरा चरण कहां पर होगा? दूसरा चरण इसका आयोजन होगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, याद रखना, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर दूसरा चरण होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके अंदर भाग लिया है। देखो, 2024 का दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 10 अक्टूबर को सिक्किम के गंगटोक में एक अग्रिम स्थान पर हाइब्रिड प्रारूप में हुआ है। पहला चरण 10-11 अक्टूबर 2024 तक गंगटोक में हुआ। दूसरा चरण 28-29 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। याद रखना, दोनों के दोनों चरण, पहला चरण गंगटोक, दूसरा दिल्ली में 28-29 अक्टूबर को इसी महीने। भारत के सामने उभरती सुरक्षा चुनौतियों और सेना की रणनीतिक प्रतिक्रियाओं को रेखांकित यहाँ पर किया गया, यानी कि जो जितनी भी सुरक्षा चुनौती है उससे संबंधित अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। हाल ही में किस देश के नीम रिजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन चुके हैं? यानी कि दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए। कौन है? निमी रिजी शेरपा। ठीक है, और ये किस देश के हैं? तो ये है नेपाल देश के पर्वतारोही। किस देश के हैं? नेपाल देश के पर्वतारोही नीम रिजी शेरपा। और ये दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन चुके। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने तिब्बत के अंदर है ये चोटी, 14वीं सबसे ऊंची चोटी है तिब्बत के अंदर। तो 18 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही निमा रिजी शेरपा ने दुनिया की 8000 मीटर फीट कितनी है? 26,246 फीट है ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है। तिब्बत की 26,335 फीट ऊंची सीसा पंगमा की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर मोहर लगाई गई है। तो कौन सी है? सीसा पंगमा की चोटी। तो ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर इतिहास इन्होंने रचा है। केंद्र सरकार ने कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए मंजूरी दी है। किस राज्य में है? तो ये बाघ नहीं है, बाघ अभ्यारण्य कर देना। यहाँ पर क्या है? बाघ अभ्यारण्य। तो केंद्र सरकार ने कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य उसको राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए मंजूरी दे दी। और ये कहां पर है? बिहार के अंदर। कहां पर है? पहला बिहार के अंदर अभ्यारण्य था चंपारण। कौन सा है? चंपारण बाघ अभ्यारण्य। और अब दूसरा कौन सा हो गया? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। और राज्य का दूसरा ये बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। यह निर्णय बिहार सरकार द्वारा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब तक बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। तो पश्चिमी चंपारण के अंदर स्थित है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये पश्चिमी चंपारण के अंदर स्थित है। और दूसरा हो गया कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर के जंगल 1134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो बिहार में सबसे बड़े माने जाते हैं। याद रखना अच्छे तरीके से। हाल में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? इसकी कल मैंने पूरी डिटेल बता दी थी। तो रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया? तो ये किया है बिहार की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? बिहार की सरकार ने। बस इतना याद रखना है। रतन नवल टाटा की विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए बिहार डाक परिमंडल ने उद्योग, परोपकार और राष्ट्रीय विकास में उनको योगदान को याद करते हुए एक विशेष कवर जारी किया है। किसको? रतन टाटा के लिए विशेष कवर जारी किया है बिहार की सरकार ने। देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण कब मिला था? बड़ा गजब का पॉइंट है।
देश के अंदर पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया। इनको पद्म भूषण मिला था। कब इनको मिला था? 1998 के अंदर। कब मिला था? 1998 के अंदर इनको पद्म भूषण सम्मान मिला था। किसको? डॉक्टर वेणुगोपाल को। अब ये जितने भी मुख्य मुख्य जो निधन हो रहे ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जैसे कल रतन टाटा जी का निधन हुआ और आज इनका हो गया। तो भारत के पूर्व महान हृदय शल्य चिकित्सक और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन 8 अक्टूबर 2024 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया है और अपने करियर में 50,000 से अधिक हृदय शल्य क्रियाएं की है। 50,000 से अधिक हृदय शल्य चिकित्साएं क्रियाएं की। जन्म इनका 6 जुलाई 1942 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में जन्म हुआ और 1998 में उनको चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। कब है? 1998 के अंदर। भारत 44वीं कोडेक्स पोषण समिति की बैठक में शामिल हुआ है। इस समिति का आयोजन किस देश में हुआ? भारत 44वीं कोडेक्स पोषण समिति की बैठक में शामिल हुआ। इस समिति का आयोजन किस देश में हुआ? इस समिति का आयोजन किया गया जर्मनी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया गया? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया। पोषण समिति से संबंधित है। किससे? पोषण समिति से, खान पान से संबंधित। तो भारत ने 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर 2024 तक जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र में भाग लिया है। अब याद रखना शॉर्टकट में नाम ये CCNFSDU, खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति है ये शॉर्टकट में नाम। भारत ने प्रोबायोटिक्स पर मौजूदा FAO या WHO दस्तावेजों में संशोधन की वकालत भी की। यानी कि भारत ये कहता है भी जो FAO जो खाद्य संगठन है ना एक, और इसके अलावा जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने कहा ये दोनों संस्थाएं हैं, इनके दस्तावेजों में संशोधन किया जाए। उन्होंने संशोधन किया नहीं है, जो पहले वाली जो नियम चल रहे हैं वही चल रहे हैं, लेकिन इनमें संशोधन करो। तो भारत ने 6 से 36 महीनों की आयु के व्यक्तियों के लिए पोषक तत्व संदर्भ मूल्यों के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रदान भी की है। तो ये आंकड़े याद रखना, कहां पर? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद में कितने नए सदस्यों का चुनाव किया है? तो कितने नए सदस्यों का चुनाव किया? तो ये किया 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद में कितने नए सदस्यों का चुनाव कर दिया? 18। टोटल लगभग 47 मानेंगे, तो अब 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया। यह निर्णय आयोजित गुप्त मतदान के माध्यम से लिया गया है और जिसके अंदर बेनिन, बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर और थाईलैंड जैसे देश नवनिर्वाचित सदस्यों के अंदर इसके अंदर शामिल है। तो बोलिविया है, कोलंबिया है, साइप्रस है, कतर, थाईलैंड, इसके अंदर नवनिर्वाचित देश शामिल है। नवनिर्वाचित सदस्य 1 जनवरी 2025 को अपना 3 वर्षीय कार्यकाल शुरू करेंगे। तो 2025, 26 और 27 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया ना। 1 जनवरी 2025 से अपना ये कार्यकाल शुरू करेंगे। जो 18 नए सदस्य का चुनाव किया है वो करेंगे नए साल से नए कार्यकाल। हाल में मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? मारबर्ग वायरस, तो ये फैल रहा है रवांडा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी ज्यादा, लेकिन आपको याद रखना है, वैसे तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको नजर में रखना है इसको, कहां पर है? रवांडा में। तो रवांडा में एक नया वायरस पिछले कुछ समय से तेजी से फैल रहा है और इसका नाम है मारबर्ग वायरस। क्या नाम है? मारबर्ग। इस वायरस से पीड़ित अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है। वैसे तो भारत में अब तक इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भारत के अंदर इसका मामला नहीं आया है, लेकिन रवांडा के अंदर इसका मामला देखा गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? तो ये बन चुके SP धारकर है। और प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। कौन बन गए? अमरप्रीत सिंह प्रमुख बन गए और उप प्रमुख बन गए SP धारकर। और हाल में इसका 92वां जो है भारतीय वायुसेना दिवस से बनाया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू,
भारतीय नौसेना में दूसरा कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ? INS संध्याहक, निर्देशक, तारागिरी या मारले? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। और बाकी CAT वगैरह RS की है, सब आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और आज अंतिम दिन है ऑफर का, तो भूल मत जाना, ऑफर का फायदा आप जरूर उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।